मजीद अरब मुल्क भी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये अरब मुल्क कौन कौन से हैं और क्या इससे ये मुआहदा बड़ा हो जाएगा और इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और एक नई खबर सामने आई है कि अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला होता है तो ये सऊदी अरेबिया पर हमला समझा जाएगा। ये किसने कहा, क्यों कहा और इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, ये भी आपको इस व्लॉग में मुकम्मल तौर पे तफसील के साथ बताया जाएगा। और इसके साथ साथ DGISPR का एक नया बयान आया है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी है कौन कर रहा है, ये भी पूरी तफसील के साथ आप आज के व्लॉग में मुलाहिजा करेंगे। और एक नाकाबिले यकीन खबर आई है मशरक़ वस्ता से। ये एक ऐसी खबर है जिसके बारे में आप सुन के हैरान ही रह जाएंगे। ये खबर क्या है, पूरी तफसील आपको इस व्लॉग में बताया जाएगा। और कुछ जजेस मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, इस्तीफ़ा क्यों दे रहे हैं और क्या इसके लिए ये वक्त चूज़ किया गया है, उसकी वजह क्या हो सकती है, ये भी आपको इस व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब की सर्जरी हुई है और ये सर्जरी इंग्लैंड के अंदर नहीं हुई और किस जगह पे हुई, ये पूरी तफसील आपको इस व्लॉग में बताई जाएगी। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी और उनकी फैमिली उस मुल्क का नाम क्यों छुपा रही है, ये भी आपको इस व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब की इस वक्त हालत क्या है। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल भाई जावेद चौधरी। मैं नाजरीन व्लॉग तो शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूं। इंडियन मीडिया को देख कर बड़ा मजा आ रहा है। वहां पे जो तेजाब गोस्वामी, गोबर आर्या, जो इन लोगों के तज्जिए चल रहे हैं, और वो जो जनरल बकरी है, बख्शी जो है, और यार बस उसने जो हरकतें की हुई हैं, रालें टपका टपका के, वो कहता है जी ये बम पाकिस्तान का नहीं है, ये चाइना ने बनाया। फिर वो कहता है ये बम पाकिस्तान का नहीं है, ये तो पैसे सऊदीया ने दिए। फिर वो कहता है ये मिसाइल जो पाकिस्तान के नहीं है, ये भी किसी और ने दिए थे। भाई मतलब ऐसे लगता है कि वहां कोई सही भंबड़ जो है ना, वो आग के जल रहे हैं, और बड़ा मजा आता है देख के। इतनी कोई आग लगी हुई है उन्हें, उन्हें समझ नहीं आता कि पाकिस्तान को डिग्रेड किस तरह से करें। आज तक ये नहीं बता सके कि जहाज कितने गिरे थे, लेकिन उन्हें ये हर चीज मालूम होती है पाकिस्तान के हवाले से। जो जो पाकिस्तान के हवाले से झूठ होता है वो सच बना के उन्होंने पेश उसे लाजमी तौर पर करना होता है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत है, इंडिया से बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन अगर आपने इंजॉयमेंट करनी है तो ये जो नाम मैंने बताए हैं ना, जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। आप प्रमोट क्यों कर रहे हो यार दूसरे लोगों को? प्रमोट नहीं कर रहा, इन्हें बेइज्जत कर रहा हूं। अच्छा चलो जब मैंने कहता हूं ना ये वो पीते हैं गाऊ कोला, तो यार, मैं फिर गलत नहीं यार कहता। ना प्लीज अच्छा ना चलें, किया अब करें हम प्लीज। चलते हैं जी अपनी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ये, हमारे पास ही सिर्फ आपको मिलेगी, और डिटेल बताएंगे जावेद चौधरी साहब के मियां नवाज शरीफ का जो ऑपरेशन हुआ है उसकी नौयत क्या थी और वो कहां पे। अब मियां नवाज शरीफ साहब अलील हैं, बहुत अरसे से अलील हैं और आपको पता होगा कि उनका दिल का मसला था, बल्कि बाईपास भी हुआ है इनका। और उस वक्त हुआ था जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। उस वक्त दिल की तकलीफ इनकी बढ़ गई थी, फिर इंग्लैंड में इनका बाईपास हुआ था। और उसके बाद ही मियां नवाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया था कि मेरी जगह मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और उस वक्त बल्कि जब ये वो अस्पताल के अंदर थे तो उस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब को बुला के इन्होंने मशवरा भी कर लिया था। और उसके बाद इरफान सदीकी साहब को बुलाया गया था कि आप एक तकरीर तैयार करें और उस तकरीर में मियां नवाज शरीफ साहब अस्पताल से अनाउंसमेंट करेंगे कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। और इस रिटायरमेंट के बाद मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं उस वक्त CM थे पंजाब के, वो चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है। लेकिन फिर जब इरफान सदीकी साहब को अकेला छोड़ा गया मियां नवाज शरीफ साहब के पास, तो इरफान सदीकी साहब ने उनको कायल कर लिया मियां साहब को कि आपको ये नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद जब मियां शहबाज शरीफ साहब दोबारा अंदर गए तो मियां साहब ने कहा कि नहीं, ये फैसला हम पाकिस्तान जाके करेंगे। तो उससे ये सारा मामला सबोटाज हो गया और उससे इरफान सदीकी साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब के दरमियान ठीक ठाक इख्तलाफात पैदा हो गए थे। बहरहाल उस वक्त जब इनका ऑपरेशन हुआ था तो वो बड़ा सेंसिटिव ऑपरेशन हुआ था, बल्कि एक वक्त उस दौरान ये भी आया था कि मियां साहब की धड़कनें बंद हो गई थी और फिर दोबारा ये रिवाइव किया इन्होंने उस दौरान। उसके बाद भी इनके मल्टीपल इश्यूज हैं, डायबिटीज़ भी है मियां साहब को बहुत ज़्यादा, और उसके साथ साथ कोलेस्ट्रोल की दवाई भी खाते हैं, वो हार्ट के इश्यूज भी इनके हैं, वो सारी दुनिया को पता है। कुछ और ग्रोथ ऐसी डेवलप हुई है इनकी बॉडी में जिसके बारे में सरदस मैं नहीं कहना चाहता। उसकी वजह यह है कि एक पेशेंट है और उसका ये ज़ाती मामला है, और मेरा ख्याल है अगर शरीफ फैमिली खुद बताए तो ज़्यादा बेहतर है। बीमारी के बजाय हवाले इसके से ना बता। बीमारी के अलावा मैं उस मामले में नहीं जाना चाहता। लेकिन अब जब ये लंदन गए हैं तो यहाँ पे ये खबर बता रहे, बाकायदा मीडिया को फीड की गई कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए और अपना इलाज करवाने के लिए गए। जबकि मियां साहब लंदन नहीं गए, मियां साहब स्विट्ज़रलैंड गए
और इनका जो इलाज है वो स्विट्ज़रलैंड में हुआ। मैंने बड़ी कोशिश की मुख्तलिफ लोगों से पूछने के लिए कि जर्मनी गए हैं या स्विट्ज़रलैंड गए हैं, तो सबने कहा बस इन दोनों मुल्कों में से किसी मुल्क के अंदर ही हैं सारे। ठीक है। लेकिन बहरहाल कल मियाँ साहब की सर्जरी हुई है और बड़ी सेंसिटिव किस्म की सर्जरी हुई है, और उसके बाद अब ये स्टेबल हैं, उनकी हालत ठीक है, और 2-3 दिनों के बाद इनकी फैमिली के साथ मुलाकातें अलाउ कर दी जाएंगी, फिर इनकी फैमिली इनसे मुलाकात कर सकेगी। सरदस्त मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो इमीडिएट फैमिली है सिर्फ वही उनके पास है, और कोई इसके अलावा उनका कोई पार्टी का बंदा नहीं है, कोई उनके ज़ाती मुलाजम भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब के करीबी, इंतहाई करीबी जो लोग हैं वो इस वक्त अस्पताल में हैं। मियाँ साहब बहरहाल होश के अंदर आ गए हैं और स्टेबल हो रहे हैं। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये जो ऑपरेशन हुआ है उसकी क्या मोडेलिटीज़ हैं और किस तरह वो वापस से इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ से पाकिस्तान कब आते हैं। लेकिन बहरहाल दुआ करनी चाहिए, बड़ा लीडर है, बड़ी पार्टी है, उनके कायद हैं, मुश्किल वक्त भी उन्होंने बहुत ज़्यादा गुजारा, और खूबियाँ भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के अंदर बहुत हैं। तमाम तर मुखालफत के बावजूद मियाँ साहब मुझे पसंद नहीं करते, और हम भी ज़ाहिर है जर्नलिस्ट ही हैं ज़्यादातर, लेकिन इसके बावजूद जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के अंदर खूबियाँ हैं वो वाकई बाकमाल खूबियाँ हैं, और उनका एतराफ़ करना ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और उन्हें लंबी ज़िंदगी भी दे, और इस मुल्क के अंदर उन्हें काम करने का मौका भी दे, और उनकी पार्टी के ऊपर उनका साया भी अल्लाह ताला सलामत रखे। मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए मेरा ख्याल है उनके तमाम बही ख्वाह जो उनके बहुत करीब हैं उन सबको उनके लिए दुआ करनी चाहिए। ठीक है, मतलब सर्जरी हो चुकी है, अब वो सर्जरी होश हो में चुकी है, आ होश में चुके हैं है, और खतरे से बाहर। खतरे से बाहर, स्टेबल है। स्टेबल, ठीक है। चलें, अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी की तरफ। पाकिस्तान ने जी जो अंत मचाई हुई है पूरी दुनिया के अंदर, उसके सम्राट सामने आना शुरू हो चुके हैं। अब इस तरह से लग रहा है कि सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं है। सऊदी अरब की तो मैं फिर भी मैं बल्कि कहूंगा, मैं अल्फाज ही सऊदी अरब के मुतालिक वो यूज नहीं कर सकता कि हमारी क्या औकात है कि हमने हिफाजत करनी है, हमारी सादत है, अल्लाह ताला ने ये हमें नसीब किया है और अपने दर पे बुला के, मतलब ये पाकिस्तान को सादत दी है कि हम वहां जाके खड़े हो सकें या हिफाजत के फराइज सर अंजाम दे सकें। अलबत्ता बाकी कुछ अरब ममालिक हैं जिन्होंने राब्ते शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान से, और अब वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान उन्हें प्रोटेक्शन दे। प्रोटेक्शन किसने दे? जाहिरी बात है इजराइल से दे। ये कौन से ममालिक हैं, मजीद क्या डिटेल हैं, ये आपको बताएंगे, और एक आपको कुछ ये भी अंदर से बताएंगे कि कुछ डिटेल्स बाहर आई हैं मुआहदे की, कुछ डिटेल्स हैं वो भी बताएंगे आपको इसी स्टोरी में डिटेल से। जावेद चौधरी साहब, अब ये जो मुआहिदा है ये बेसिकली दफाई नोयत का है, ये ऑफेंसिव नहीं है कि इस मुआहिदे का मतलब ये नहीं है कि हमने किसी मुल्क के ऊपर हमला करना है, बल्कि मुआहिदे का मतलब ये है, इसका मकसद ये है कि अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला हो तो पाकिस्तान उसकी हिफाजत करेगा, और अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला हो तो सऊदी अरेबिया अपनी पूरी फोर्स के साथ पाकिस्तान की मदद करेगा। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया से किस किस्म की मदद चाहिए। देखें, सबसे बड़ी मदद जो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की कर सकता है वो ऑयल की फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ज़ाहिर तेल नहीं है और हमें बाहर से तेल मंगवा के उसे ज़ख़ीरा करना पड़ता है, और ये पूरी दुनिया जानती है कि हमारे पास सिर्फ 15 दिन का तेल का ज़ख़ीरा होता है, और अगर खुदा ना खास्ता एक जंग होती है और जंग तवील हो जाती है तो पाकिस्तान के पास तेल कम हो जाएगा, और जंग के दरमियान सबसे ज़्यादा तेल इस्तेमाल होता है और उसके बाद हथियार इस्तेमाल होते हैं। अगर तेल होगा तो टैंक्स चल सकेंगे, अगर तेल होगा तो जहाज़ चल सकेंगे, और बाकी सारी मशीनरी भी जो है उसको वो डिपेंडेंट होती है फ्यूल के, और फ्यूल ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान ने सिर्फ इतना ज़ख़ीरा किया हुआ है कि अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत हो जाए तो 15-20 दिन हम उससे निकाल लें। ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे कि उस जंग को अगर वो तवालत अख्तियार कर जाती है तो दूसरी गाड़ियाँ रोक के, और साथ साथ बिजली के जो कारखाने रोक के उस तेल को भी हम वार में इस्तेमाल कर लेंगे। तो खींच खांच के हमारे पास तकरीबन 1.5 महीने की विंडो बनती है, इससे ज़्यादा नहीं है विंडो। तो अगर सऊदी अरेबिया इस मामले में पाकिस्तान की मदद करता है तो बस आप ये समझो कि आयल का एक कनेक्शन जो है पाकिस्तान के पास आ गया है। फिर अगर जंग खुदा ना खास्ता को साल 1.5 साल भी चलती है तो हमारे पास वाफर मकदार में तेल होगा कि हम कम से कम जंग लड़ सकते हैं। इसके मुकाबले में इंडिया के पास ज़्यादा बड़ा ज़ख़ीरा है, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी रिफाइनरी है, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, और पेट्रोल भी वो मुख्तलिफ मुल्कों से मंगवा के उन्होंने अपने पास ज़ख़ीरा किया होता है। तो अगर ये जंग चलती है लंबी कभी इंडिया के साथ, तो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा वसी ज़खायर है आयल के, वो इसको लंबा खेल सकता है, हमारे पास वो नहीं है। वो तो हमने तबाह कर देनी है, फिर कहां से चलेगी यार। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म ऑयल की सप्लाई मिलती है तो पाकिस्तान एक लंबी जंग लड़ सकता है, और यही पाकिस्तान को फ़ायदा है। दूसरा ये है कि सफारती महाज पे सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि आधी से ज़्यादा दुनिया ऐसी है जो सऊदी अरेबिया की पाबंद है, सऊदी अरेबिया के साथ दोस्ती के रिश्ते में है। तो सऊदी अरेबिया एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान को अगर ये दो चीज़ें मिल जाएँ
और उसके साथ साथ अगर सऊदी अरेबिया की तरफ से इन्वेस्टमेंट मिल जाए या फिर हमारे बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो कोई 10-15-20 बिलियन डॉलर रख दे, तो उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिल सकता है। तो तीन ही ऐसी चीज़ें हैं जो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को दे सकता है: आयल की दौलत, और आयल का प्लग जिससे हम अपनी इकोनॉमी को और अपनी वॉर मशीनरी को चला सकते हैं। दूसरा, वो हमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है और इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है, स्पेशली वॉर इंडस्ट्री, यानी हमारा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है। जो JF-17 है, थंडर है, वो पाकिस्तान मज़ीद बेहतर बना सकता है, इंजन भी बना सकता है और बाकी ज़्यादा बना के उसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है। फिर इसके साथ साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, वो टर्की के साथ मिलके पाकिस्तान ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा सकता है। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए सरमाया चाहिए। तो अब अगर सऊदी अरेबिया से सरमाया आ जाता है तो ये सरमाया जो है वार टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। और थर्ड ये है कि अगर खुदा ना खास्ता कभी जंग हो जाती है तो सऊदी अरेबिया जो है वो अपना सफारती जो कार्ड है वो पाकिस्तान के हक में इस्तेमाल कर सकता है, जिसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। इसके मुकाबले में अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई अटैक होता है या किसी जगह से थ्रेटन फील करता है सऊदी अरेबिया, तो हमारी जो फ़ौज है, न्यूक्लियर फ़ौज है, वो सऊदी अरेबिया की मदद कर सकती है और पूरी की पूरी फ़ौज सऊदी अरेबिया के अंदर जाके खाना काबा की हिफाजत भी कर सकती है, मस्जिद नबी की हिफाजत भी कर सकती है और साथ साथ पूरे सऊदी अरेबिया की हिफाजत भी कर सकती है, उसकी सिक्योरिटी भी दे सकती है। तो ये अफवाज जो हैं पाकिस्तान की, ये मदद कर सकते हैं और इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान का बड़ा फ़ायदा है। पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात थी जैसे कि आपने फरमाया। तो मुआहिदा जो है सिर्फ़ और सिर्फ दफ़ाई नौइयत का है और हमने सिर्फ अपना डिफेंस करना है और सऊदी अरेबिया का डिफेंस करना है। हमने ऑफेंस नहीं करना, हमने किसी दूसरे मुल्क के ऊपर हमला नहीं करना, वह कुछ भी हो जाए। तो ये पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया पूरी दुनिया के लिए और ये हमारे वज़ारत ख़ारजा ने डिक्लेयर किया। कल तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के शफ़क़त अली ख़ान साहब, उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया है कि जनाब हमारा मुआहिदा सिर्फ दिफाई है। दुनिया के किसी मुल्क को इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे हम उनके ऊपर हमला करने लगे हैं। सऊदी अरेबिया का दिफा, पाकिस्तान का दिफा, और दिफा हर मुल्क का हक है। वो आप उस हक से उसे महरूम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके साथ साथ इसहाक डार साहब से वो लंदन में सवाल किया गया है और उनसे ये सवाल किया गया है कि ये बताएं कि क्या ये मुआहिदा एक रात में हुआ है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल एक रात में नहीं हुआ, ये कई महीने की मेहनत है जो जिसके बाद ये मुआहिदा सामने आया। तो कभी भी इस टाइप के मुआहिदे एक रात में फ़ाइनल नहीं होते। दूसरा, उनसे ये सवाल किया गया कि ये बताएं कि क्या दूसरे मुल्क भी इसके अंदर शरीक हो रहे। तो उन्होंने कहा जी कि सरदस्त सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान है इसके अंदर, लेकिन बहुत सारे इस्लामी मुल्क हैं जो इसके अंदर शरीक होना चाहते हैं। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि यूएई जो है वो अब इस मुआहिदे का हिस्सा बनना चाहता है। फिर ओमान इस मुआहिदे का हिस्सा बनना चाहता है। बहरीन जो है उसके बारे में भी कुछ खबरें आ रही हैं कि वो भी इस मुआहिदे का हिस्सा बनना चाहता है। सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात जिस जिस मुल्क के साथ हैं वो सारे के सारे मुल्क इस मुआहिदे का हिस्सा बनेंगे आने वाले दिनों में। और ये एक पैरेलल नेटो फोर्स होगी, जैसे एक क्रिश्चियन वर्ल्ड की नेटो फोर्स है हाँ जी, 32 जिसमें मुल्कों सिर्फ 32 मुल्कों की, जिसमें एक इस्लामी मुल्क है टर्की, इसके अलावा सारे के सारे क्रिश्चियन कंट्रीज हैं। तो अब ये वाली जो फोर्स बन रही है मुसलमानों की, इसके अंदर मुसलमान कंट्री ज़्यादा होंगे और अरबों से स्टार्ट होगा और उन अरब मुल्कों से स्टार्ट होगा जिनके पास बहुत पैसा है और लेकिन दिफाई तौर पे कमज़ोर हैं और उनके पास आबादी भी कम है। तो पाकिस्तान की सलाहियत हो गई और सऊदी अरेबिया का पैसा होगा, तब जाके आलम इस्लाम की ये फोर्स बनेगी। बिल्कुल ठीक है जी। 18 सितंबर को ये मुआहिदा तय पाता है और पूरी दुनिया में इसके चर्चे हो रहे हैं इस वक्त, हर तरफ यही डिस्कस हो रहा है। अब बहरहाल चलते हैं जी अगली स्टोरी की तरफ, हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको याद करवाता जाऊं, हमारी फौज का एक बयान आया था कि अब की बार इंडिया ने कोई हरकत की तो हम मशरिक से शुरू करेंगे। चौधरी साहब ने एक फैक्ट्री के बारे में बताया जो बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ऑयल रिफाइनरी इंडिया की, वो मशरिक में ही आती है। ठीक है चौधरी साहब? ठीक है, अब चलते हैं। नहीं, वो अंडमान जज़ायर है जहाँ पे उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है। शुरू करना है मशरिक से हमें, अच्छा, ये थोड़ा कि हम मगरिब की तरफ नहीं जा रहे हैं। नहीं, अंडमान जो जज़ायर है वो मशरक़ की तरफ है और एक्सट्रीम फासले पे हैं और इंडिया ने इसलिए वहाँ पे अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई कि उसका ख्याल ये है कि पाकिस्तानी मिसाइल यहाँ तक नहीं जा सकता और पाकिस्तान ने कहा है कि हम वहाँ तक जा सकते हैं, हमारे पास मिसाइल वो हैं। और जो इसराइल बहुत ज़्यादा एतराज़ कर रहा है ना, वो इसलिए भी कर रहा है कि जो मिसाइल अंडमान जज़ायर तक जा सकते हैं वो इसराइल तक भी मार कर सकते हैं। उस इन मिसाइलों के अंदर ये एबिलिटी है कि अगर इसको इंडिया की साइड से शिफ्ट करके इसराइल पे जाया जाए तो इसराइल के मेन शहर जो है वो भी टारगेट हो सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये चीज़ कंफर्म करना चाह रहा हूँ साहब, मशरिक से शुरू करने का मतलब ये जो इनका पूरा एरिया है, गुजरात,
राजस्थान, ये तमाम चीजें कवर हो जाती हैं उसमें? हाँ, वो अंडमान जज़ायर भी है उसमें, वो भी मशरक में है। नहीं वो तो हो जाएंगे, हाँ। ऑयल रिफाइनरी कवर हो रही है ना। बाकी यार तेल तेल जरूर जला के रहना आपने। छोड़ूंगा नहीं। अच्छा चलें, चलो। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। अगली स्टोरी जी हमारी जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत एक ऐसे बंदे के मुंह से ये बात आई है कि जिसकी बात को हल्का नहीं लिया जा सकता। हुकूमत के जिसे कहते हैं ना कि बहुत करीब तरीन ये शख्स हैं। ऐसा लग रहा है जी कि पीटीआई शायद पूरी पार्लियामेंट से मुस्ताफी हो जाए और कुछ जज जो हैं वो अदलिया से मुस्ताफी हो जाएं। ये क्यों कह रहे हैं इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, जावेद चौधरी साहब से पूछता अब इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है, उन्होंने क्लेम किया है कि पीटीआई के कुछ पार्लियामेंटेरियंस हैं और कुछ जजेस हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। और ये कोई बैदस क्यास नहीं है, कोई पुरानी खबर नहीं है, नई खबर नहीं है, ये पुरानी खबर है। क्योंकि जिस तरह इमरान खान साहब आगे बढ़ रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफ़ा दिए हैं, और अब मुझे लगता है, और साथ उन्होंने कहा कि अवामी पार्लियामेंट में चले जाएँ, आप पार्लियामेंट से बाहर निकलें। कुछ इजलास भी उनके अवामी पार्लियामेंट हाउस से बाहर हुए हैं, और अब मुझे लगता है कि वो पार्शली इस्तीफ़े देने शुरू कर देंगे, और इमरान खान साहब 15-20 एमपीएस एमएनए से कहेंगे कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, और वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे तो क्राइसिस पैदा होना शुरू हो जाएगा। वो अचानक सारे इस्तीफ़े दे के खौफनाक किस्म का क्राइसिस पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि क्राइसिस पैदा करना मकसद नहीं है इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब का मकसद ये है कि मुझे आके राज़ी करो। तो राज़ी करने के लिए वो पार्शली, जैसे ताश का खेल होता है, उसमें आप एक एक करके पत्ते फेंकते जाते हैं, तो वो एक पत्ता मुझे लगता है कि फेंकने के चक्कर में है। ठीक है। और अब यहाँ पे सवाल ये है कि जजेस पहले मुस्ताफ़ी होते हैं या फिर पार्लियामेंटेरियंस पहले मुस्ताफ़ी होते हैं। लेकिन ये इरफान सिद्दीकी साहब की खबर वैसे आप समझें कि वो होता है, पंजाबी का मुहावरा है कि सूखने डालने के लिए नहीं है, यानी धूप में लटकाने के लिए नहीं है, इसके अंदर जान है। तो मुझे लगता है कि कुछ पार्लियामेंटेरियंस होंगे, मसलन 10-15-20 पार्लियामेंटेरियन, जिनको इमरान खान साहब कहेगा कि चलो भाई इस्तीफ़े दे दो, ठीक और है। वो इस्तीफ़े दे देंगे। और ये वो लोग होंगे जो इस्लामाबाद नहीं आ सकते सरदर्द। उसकी वजह यह है कि इन सब के खिलाफ फैसले हुए हैं, इन सबको सजाएं हुई हैं। उनको पता है कि हम इस्लामाबाद आएंगे तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे, तो उन ठीक लोगों है। को कहेंगे इस्तीफ़ा दे दें, वो इस्तीफ़ा दे दें, ठीक है। क्योंकि वो पहले ही पार्लियामेंट नहीं पहुंच पा रहे, तो उनको तो कोई खास फ़ायदा नहीं, उन्होंने जेल ही जाना है जब भी जाना है। ठीक है। तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। और साथ ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्राइसिस है ना, मुझे लगता है कि ये किसी न किसी मंतकी नतीजे पर पहुंचने वाला है। ये जजेस जो है ना, ये मुस्ताफ़ी होने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी अथॉरिटी ख़त्म कर दी गई है। अब ये अपनी अदालत में जाते हैं, और लेकिन केस भी इनकी मर्ज़ी के नहीं मिलते, वो चीफ़ जस्टिस साहब की मर्ज़ी के मिलते हैं, और बाज़ औक़ात फ़ैसलों के ऊपर भी असरअंदाज भी हो जाते हैं चीफ़ जस्टिस साहब। तो वो महसूस ये कर रहे हैं कि हमारी अथॉरिटी ख़त्म होगी, हमारी सीनियरिटी ख़त्म हो गई, हमारी रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई। तो अब वो चाह रहे हैं कि अगर इस्तीफ़ा दे दिया जाए तो कम से कम पब्लिक अपील जो है वो एक क्रिएट हो जाएगी, अवाम हमें पसंद करेगी, और हो सकता है हम तारीख में अपना नाम रकम कर लें। ठीक तो है। ये जो इरफान सिद्दीकी साहब का इंकशाफ है ना, ये बैदस क्यास नहीं है, ये कुछ हो भी सकता है। वो कह रहे हैं हालात की रफ्तार बता रही है कि ये हो रहा है। और उसकी वजह वैसे उन्होंने ये बताई है कि जो हालात हैं इस वक्त, ज़ाहिर है पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, तो इसको रोकना मकसद है, और रोकने के लिए कोई ना कोई कार्ड खेलेगा। तो हो सकता है इमरान खान साहब खेल लें या कुछ और खेल लें कार्ड। उनका कहना ये है कि हदफ बढ़ते हुए पाकिस्तान को बहरान में धकेल। इसमें कोई शक नहीं है। वैसे तो जब पाकिस्तान तरक्की करता है, और साथ साथ जब हमारे रिजर्व्स बढ़ते हैं, जब आप देख लें, जब से 20 से 25 अरब डॉलर तक रिजर्व्स आ जाते हैं, तो कोई ना कोई हो जाता है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि फिर दुनिया नहीं चाहती कि पाकिस्तान आगे बढ़े। तो ये बात इरफान सिद्दीकी साहब की गलत नहीं है। और ये आने वाले 1-2 दिनों में आप एक और देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप से इस मरतबा प्राइम मिनिस्टर भी मिलेंगे, और साथ साथ फील्ड मार्शल भी मिलेंगे। दोनों की मुश्तरका मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और उसकी बुनियादी वजह ये करार दी जा रही है कि पहले जो मीटिंग हुई थी वो आर्मी चीफ के साथ हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की, और वो जो मीटिंग थी, ज़ाहिर है उसके अंदर कोई इलामिया जारी नहीं हुआ, ना डोनाल्ड ट्रंप को इलामिया जारी कर सकते थे, ना आर्मी ये कर सकती थी। इसके लिए एक जमहूरी हुकूमत चाहिए, तो इस मरतबा एक जमहूरी प्राइम मिनिस्टर साथ जा रहे हैं, ताकि जो एग्रीमेंट हो तो उसको पब्लिक किया जा सके। ठीक है। ठीक है। इससे भी क्राइसिस आएगा पाकिस्तान में। क्राइसिस आएगा, ये क्राइसिस कोई अच्छी आएगा। खबर होगी। नहीं, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर होगी, लेकिन पीटीआई के लिए और कुछ बाकी जो पावर्स हैं उनके लिए बुरी खबर होगी। तो वो चाहेंगे कि कोई क्राइसिस पैदा हो पाकिस्तान यूथियों और मोतियों के लिए। नहीं यार। चले अगली खबर। अब जी नाकाबिले यकीन खबर आ गई है मशरिक वस्ता से जी। मशरिक वस्ता में जी अब इस वक्त तड़थल्ली मची हुई है। जब से कतर पे हमला हुआ है तब से आप हालात देख ही रहे हैं, उनकी डिटेल्स में क्या जाएं। लेकिन अब कुछ इस तरह से हुआ है कि एक बहुत बड़ी वहां की तंजीम है, ठीक है, उस तंजीम ने डाले हैं हथियार। किस मुल्क के सामने डाले हैं वो आपको बताएंगे, और
ये अचानक डेवलपमेंट क्यों हुई, ये उसे करना क्यों पड़ गया, मजबूर क्यों हो गया, इतना बता देता हूं कि पाकिस्तान यहां पे भी मौजूद है। डिटेल से स्टोरी बताएंगे, जावेद चॉइस। अब हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह ज़ाहिर है इसके जो बैक पे है वो ईरान है, और ये अहल तशी की जमात है, अक्सरियत इसके अंदर उसकी है। ऐसा नहीं है कि दूसरे फ़िरक़ों के लोग नहीं हैं इसके अंदर, वो भी हैं। लेकिन हिजबुल्लाह जो है ज़्यादातर अहल तशी के साथ इनका ताल्लुक है। नईम कासिम साहब उनके लीडर हैं, और उनकी तरफ से एक बयान आया है कि सऊदी अरेबिया को चाहिए कि जो माजी के इख्तलाफात हैं उसको पसे पुश डालकर आगे बढ़ने की कोशिश करे। और साथ उन्होंने कहा जी हमारे जो हथियार है वो सऊदी अरेबिया के लिए नहीं, सिर्फ इसराइल के लिए हैं। हम अगर लड़ रहे हैं तो सिर्फ इसराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब जो हिजबुल्लाह है इसके इख्तलाफात थे सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान के भी सऊदी अरेबिया के साथ इख्तलाफात थे। बल्कि ये कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 636 या 632 है, उस दौर से लेके आज तक ये जो शिया सुन्नी इख्तलाफ है वो ख़त्म नहीं हो सका। तो 1500 साल की हिस्ट्री है ऐसे। तो इस हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं, और कोई दौर भी ऐसा नहीं आया है कि जब ये दोनों इकट्ठे हो सके हों। तो अब दुनिया के अंदर ये तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है कि अब ईरान और सऊदी अरेबिया भी इकट्ठे हो रहे हैं। आप देखेंगे कि वलीअहद के साथ ईरानी प्रेसिडेंट की मुलाकात भी हुई है, और पाकिस्तान ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अब जो हिजबुल्लाह है उसका भी बहुत इख्तलाफ था सऊदी अरेबिया के साथ, और बल्कि ये भी महसूस होता था कि हिजबुल्लाह जो हथियार इकट्ठे कर रहा है कहीं इसलिए ना इकट्ठे कर रहा हो कि सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला कर दे। ठीक है। तो अब हिजबुल्लाह की तरफ से इस चीज़ का इजहार के माजी जो है उसको हम दफन करते हैं, और सऊदी अरेबिया और हिजबुल्लाह इकट्ठे मिल के आगे बढ़ते हैं, और हम हमारी जंग जो इसराइल के साथ है, साथ उन्होंने कहा जी हमारे हथियार सऊदी अरब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगे, सिर्फ इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है मशरिक़ वस्ता में। आप ये समझ लें कि मुसलमान जो है ना इकट्ठे हो रहे हैं। शिया और सुन्नी जो इख्तलाफ था वो अब मिटता हुआ नज़र आ रहा है, और दोनों मिल के उन तागूती ताकतों का मुकाबला करना चाहते हैं जो इन पूरे आलम इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये एक नई चीज़ डेवलप हुई है, और हिजबुल्लाह की तरफ से ये बड़ी बोल्ड किस्म का स्टेप है, बोल्ड किस्म की स्टेटमेंट है। और आप जैसे बहुत सारे दानश्वर इसे पाकिस्तान के खाते में डाल रहे हैं, मैं तो ये जसारत नहीं कर सकता। यकीनन ऐसी बात होगी, क्योंकि जब सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का मुआहदा हुआ है तो सबको महसूस हुआ है कि हमें भी अपना किबला बदल लेना चाहिए। ठीक। जो सर मेरी नज़र में तो सिंपल से इसके दो फैक्टर्स बनते हैं। एक तो ये कि ईरान के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक अच्छा है, हिजबुल्लाह का सपोर्ट मौजूद है ईरान की, और दूसरी साइड पे जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का मुआहदा हो गया, तो हिजबुल्लाह कभी भी नहीं चाहेगी कि सऊदी अरब उनके खिलाफ कुछ करे, क्योंकि अब की बार सऊदी फौज अगर कर रही है तो वो पाकिस्तानी फौज वहां पे खड़ी हुई है, तो वो क्यों चाहेंगे पाकिस्तान को अपना अगेंस्ट करना, कि इतने सारे दुश्मन इकट्ठे पाल लें। तो ये मल्टीपल रीजन बनती हैं, इसलिए पाकिस्तान का हिस्सा तो मौजूद लगता है। इस वक्त भी जो तागूती ताकतें, इसराइली ताकतें, वो कोशिश करेंगे कि शिया सुन्नी इख्तलाफात और फसादात बढ़ने शुरू हों, लेकिन ठीक है, अब आलम इस्लाम का कमाल है कि वो इसको किस तरह कंट्रोल करता है। बिल्कुल ठीक है जी। चलें अब चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी हमारी ये है कि जूते पड़ने की आवाज़ हमें अभी से सुनाई देनी शुरू हो गई है, और ये इस दफ़ा जो चित्रौल होनी है और जो क्लास होनी है वो लग रहा है कि अफगानिस्तान की, और साथ थोड़ी सी भारत की भी उसके अंदर हो जाएगी। DGISPR ने एक इंकशाफ किया है बहुत बड़ा, वो डिटेल से आपको खबर बताएंगे जी कि एक्चुअली में अफगानिस्तान कर क्या रहा है, और उसके पीछे जो इंडिया मौजूद है वो किस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। तो ये डिटेल से स्टोरी आपको बताते हैं अपने इस टॉपिक। अब देखिए दो इसके अंदर स्टोरीज हैं। एक तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला होता है तो ये सऊदी अरेबिया पर हमला समझा जाएगा, और सऊदी अरेबिया मिल के अब अफगानिस्तान के खिलाफ काम करेगा पाकिस्तान के साथ मिलके। और ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त है। TTP को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है या अफगानिस्तान को कंट्रोल कर सकता है, सऊदी अरेबिया कर सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो उनके साथ ज़ाहिर है एक मजहबी एक वाबस्तगी भी है सबकी। तो अगर सऊदीज़ दरमियान में आएंगे तो TTP भी ख़त्म होगी, और साथ साथ अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान के साथ मामलात को अपना दुरुस्त करेगा। तो ये राना साहब की बात दुरुस्त है। मुझे लगता है अनकरीब एक सऊदी वफ्द अफ़गानिस्तान जाएगा, या फिर अफ़गानिस्तान की लीडरशिप को सऊदी अरेबिया बुलवाया जाएगा, और आप देखेंगे कि प्रिंस के साथ, वलीअहद के साथ उनकी मुलाकात होगी, और उसके बाद ये मामला निपट जाएगा। और अफ़गानिस्तान ये चाहता है कि जो वहाँ पे TTP के लोग हैं उनको सरहदों से निकाल के सेंटर में आबाद कर दिया जाए, या फिर एक्सट्रीम बैक साइड पे जहाँ पे उज़्बेकिस्तान है उस तरफ, या फिर ईरान की तरफ उनको शिफ्ट कर दिया जाए। सऊदी अरेबिया ये पैसे दे देगा उनको बड़ी आसानी से, और साथ उनसे गारंटी मांगेगा कि अब अगर इनमें से कोई बंदा वापस आया या पाकिस्तान के अंदर अगर उसने गड़बड़ की तो फिर आप उसकी फेवर नहीं करेंगे, फिर पाकिस्तान उनके ऊपर हमला करेगा। मुझे लगता है कि अनकरीब ये होने वाला है। तो इसके साथ साथ DGISPR की तरफ से एक इंटरव्यू दिया गया है एक जर्मन जो मीडिया एम्पायर है उसको। उन्होंने कहा जी गैर कानूनी तौर पे मकीम जो अफ़गान हैं पाकिस्तान के अंदर वो, और उसके साथ साथ तो भारतीय फ़ौज के अफसर जो हैं ये दोनों मिल के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी कर रहे हैं।
साथ उन्होंने कहा कि मार्क का हक में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनका किरदार बड़ा ही अच्छा था, और उसके साथ साथ चीन जो है उसका पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुक है। तो फ़ौज ये बार बार कह रही है कि यहाँ जो हमले हो रहे हैं उसमें सिर्फ अफ़गानी इन्वॉल्व नहीं है, उसके अंदर जो लोग हैं वो इंडियन भी हैं। इंडियन और अफसरों का नाम लिए ना गया, ना अफसान ना ना, इन्वॉल्वमेंट। ना प्रॉपर हो तो उसकी तो वीडियो निकली हुई है ना, ऑडियो भी आई हुई है। ठीक है, ठीक है। तो नाजरीन, ये था हमारा वीलॉग, लेकिन मदद खाऊं जाने से पहले एक और चीज़ आपको बतानी है। तो जी, ये एक स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बताना बहुत ज़रूरी है जी, कि अली जावेद साहब हमारे एम्बेसडर हैं इटली में। उन्होंने एक बहुत ही कहते हैं ना सेहत अफजा किस्म की एक एक्टिविटी को मुनक्किद करवाया है और वहां के हीरोज को इनाम दिया, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही इज्जत अफजाई का बायस बने। डिटेल से स्टोरी बताएंगे जावेद चौधरी साहब। एक नहीं अवार्ड्स हैं, अली जावेद साहब हमारे एम्बेसडर हैं इटली के अंदर, पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं, और ये कमाल आदमी है, जहाँ पे भी जाता है वहाँ पे रौनक लगा देता है। तो वहाँ पे लोकल कम्युनिटी को खड़ा कर देता है, पाकिस्तानी कम्युनिटी को वहाँ पे खड़ा करता है, बहुत काम करता है जी, और बड़े थोड़े वसाइल के अंदर। तो इन्होंने पिछले दिनों वहाँ पे अवार्ड सेरेमनी की है, और ऐसे ऐसे लोग इन्होंने तलाश किए हैं कि जो कभी पाकिस्तान के मौसम थे और पाकिस्तान ने इनको अवार्ड्स दिए हुए हैं। किसी को तमगा इम्तियाज़ दिया हुआ है, किसी को सितारा इम्तियाज़ दिया हुआ है, किसी को हलाल इम्तियाज़ दिया हुआ है। इन सबको बुला के उन्होंने एम्बेसी के अंदर फंक्शन किया और इन सबको दोबारा अवार्ड भी दिए और पाकिस्तान के साथ इनको जोड़ा। कुछ लोगों के मैं नाम ले देता हूँ जिनको ये अवार्ड दिए गए। प्रोफेसर कार्लो अल्बर्टो है, और ये पेनली, पूरा नाम का कार्लो अल्बर्टो पेनली है, इनको अवार्ड दिया गया है और दोबारा पाकिस्तान के साथ जोड़ा गया है। फादर रॉबर्ट हैं, उनको जोड़ा गया है। खालिद महमूद साहब हैं, उनको अवार्ड दिया गया है। फिर पाउल भट्टी साहब हैं, ये इनको भी अवार्ड दिया गया है। फिर इसके साथ साथ एक और हैं, सलीमी साहब भी हैं, और ये भी इटालियन हैं, ये ज़हन में रखें कि इनको भी अवार्ड दिया गया। लंबी लिस्ट है, तो बहरहाल इन लोगों को हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पे, जिनको पाकिस्तान में बुलवा के, पाकिस्तानी सफारत खाने में बुला के अवार्ड दिए गए। इसके साथ साथ स्केचेस का एक मुकाबला भी करवाया अली जावेद साहब ने, और ये बच्चों ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्केच बनाए। अब वो स्केच भी हम दिखा रहे हैं, और इसमें भी बच्चों को अवार्ड दिया गया है। तो बड़ा वाइब्रेंट आदमी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक एम्बेसडर थोड़े से वसाइल के अंदर इतना बड़ा काम कर सकता है, तो बाकी एम्बेसीज जो हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, सीखना चाहिए इनसे, और उन्हें भी थोड़े से वसाइल में रह के पाकिस्तान की इमेज को मज़ीद बेहतर बनाना चाहिए। पूरी वीडियो देखें कि पाकिस्तानी सफ़ीर ने क्या किया वहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, चलें जी। ये था हमारा वीलॉग, यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।